हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस बार का लोकसभा इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड है? एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, जिसमें दोनों में ही पार्टी में खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया है। क्या इस तरह टक्कर का मुकाबला हो सकता है? लेकिन इस देश में सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसकी हकीकत ये है कि बराबरी का मुकाबला नहीं हो रहा है। लेकिन इसको बराबरी का मुकाबला बनाने के लिए किसका अहम रोल हो सकता है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए एक पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर लोग खुद मोदी जी को लताड़ते हुए कहा कि इस बार आपकी सरकार नहीं आएगी। मैं वो पोस्ट भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको वो कमेंट भी आपको सुनाती हूँ। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया है। दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनका मौन समर्थन करते हैं। तीसरा पोस्ट उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खुलेआम देश की एकता के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये विदेश की धरती पर जाकर कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन जब राजस्थान में कश्मीर की बात करता हूं तो ये पूछते हैं अगर कश्मीर से 370 हट गए तो राजस्थान का क्या वास्ता। यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चतीवी द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। अब लोग इस पर कमेंट करके कह रहे हैं कि वोट तो सांसद चुनने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन बाद में पुजारी का काम करने लगते हैं। जनता असमंजस में है, क्या करे जनता। एक यूजर ने कहा कि मोदी जी युवा बेरोजगार 10 साल बर्बाद किया, नौकरी कहाँ है मोदी जी, पूंजीपति मीडिया आपको बचा के रखा है। एक यूजर ने लिखा 10 साल बाद भी जो विकास रोजगार को छोड़ के धर्म की बात कर रहा हो, सोच लो वो नेता कैसा होगा। एक यूजर ने लिखा कि 2019 में हमने गलत लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दिए, लेकिन भारत का नागरिक सत्ता में बैठाना जानता है तो कुर्सी से उखाड़ फेंकना भी जानता है। मोदी जी अब की बार कांग्रेस सरकार। डायरेक्टली मोदी जी को इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए मोदी जी, सरकार बदलने की देर है, पूरा जीवन जेल में ही कटेगा आपका। दोस्तों, ये कमेंट आप खुद भी उनके पेज पर चेक कर सकते हैं। मैं जब ये पोस्ट देख रही हूँ तो ये 9 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप भी जाकर इनके पेज को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के लोग डायरेक्टली कमेंट करके प्रधानमंत्री को कह रहे हैं इस तरह की बात। अब बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के अहम भूमिका पर। सवाल यह है कि इस निर्णायक चुनाव में, डिसाइसिव इलेक्शन में, अगर ये आदमी, अगर ये शख्स बहादुरी के साथ जो फैसला करता आ रहा है, अगर ऐसे ही फैसले ये कुछ अहम मामलों में आने वाले दिनों में करे, तो क्या ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो सकते हैं? क्या वाकई इस चुनाव में फिर कांटे की टक्कर हो सकती है? अगर देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ और इनके साथियों ने, अगर देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनके साथी जजों ने आने वाले दिनों में 3 इंपॉर्टेंट केसेस में, 3 इंपॉर्टेंट मामलों में अगर हिम्मत के साथ फैसला लिया, अगर देश को ऊपर रखकर, सर्वोपरि मानकर, नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के अगर फैसला दिया, तो यकीन मानिए कि ये जो चुनाव है, यकीन मानिए अभी भी निष्पक्ष हो सकते हैं, अभी भी निष्पक्ष हो सकते हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है, अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। और आज के इस वीडियो में मैं वो 3 मामले बताने जा रहा हूँ कि अगर हिम्मत के साथ फैसले आ गए, फिर से कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यकीन मानिए देश की धारा बदल सकती है, देश की धारा बदल सकती है। अब दोस्तों, जो पहला मामला है वो वीवीपैट का है, जिसकी सुनवाई
16 अप्रैल को आने वाले मंगलवार को हो रही है सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी जब आप वोटिंग मशीन में बटन दबाते हैं तब आपको एक स्लिप मिलती है सामने। सपोज कर लिया आपने हाथी पे बटन दबाया या फिर आपने पंजे पे दबाया या कमल पे दबाया, किसी भी पार्टी का आपने बटन दबाया तो उस पार्टी का निशान आपको बगल में मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो वीवीपैट की चेकिंग है ये समझ लीजिए ना के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि ये जो वीवीपैट की जो वेरिफिकेशन है, जो मशीन का और पर्ची का जो मिलान है, क्या 100% होना चाहिए। अगर वोट में धांधली रोकनी है, अगर ईवीएम के खेल को रोकना है, तो क्या वीवीपैट का, जी हाँ, ये जो स्लिप है और स्लिप के साथ जो बटन आप दबाते हैं, इसका मिलान क्या 100% होना चाहिए। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। अगर इसमें एक बोल्ड डिसीजन आता है, जी हाँ, 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू है, 4 जून को काउंटिंग है, वक्त है, अभी वक्त है। अगर वीवीपैट, जी हाँ, ये जो पर्ची का मिलान मशीन के साथ, जी हाँ, 100%, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है तो कम से कम आज की तारीख में धांधली की गुंजाइश काफ़ी कम हो सकती है। तो सारा दारोमदार, मैंने कहा ना, इन शख्स पर है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनके जो साथी जज हैं संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त, ये फैसला करेंगे। देखना है वीवीपैट पर क्या एक बोल्ड डिसीजन आता है। और अगर ये बोल्ड डिसीजन आता है तो ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अब दोस्तों, ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें वीवीपैट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। अगर वीवीपैट मतलब जो बटन आप दबाते हैं वो बटन क्या वाकई वोट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी पहचान वीवीपैट की स्लिप से हो सकती है। अगर इसका 100% मिलान हो जाए तो बहुत हद तक चुनाव निष्पक्ष माने जाएंगे। हालांकि चुनाव निष्पक्ष होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेईमानी हो रही है, लेकिन वीवीपैट एक क्रेडिबिलिटी, एक साख जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ाएगा चुनाव की। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर होंगे और उससे मैं बात करूंगा और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मामला नंबर 2, जी हाँ, मामला नंबर 2, केजरीवाल का केस। अब केजरीवाल की मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा कि इनको बेल मिल जानी चाहिए या फिर इनका एक्विटल होना चाहिए, इनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, या इनका जो अरेस्टिंग थी वो गलत थी, ईडी ने सारा केस फर्जी किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर इस पर एक बोल्ड डिसीजन आता है, केजरीवाल का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं सुनूंगा, अगर इस पे एक बोल्ड डिसीजन आता है, जो बोल्ड डिसीजन संजय सिंह पर आया, अगर ऐसा ही डिसीजन आता है तो ये पूरे देश भर को संदेश है। यहाँ हेमंत सोरेन, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से भेजा गया जेल झारखंड में, या फिर अभी भी महाराष्ट्र में कई नेता बंद हैं, या तमिलनाडु में कई नेता बंद हैं। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता सलाखों के पीछे हैं। अगर सिर्फ इस टाइम फ्रेम के लिए, सिर्फ चुनाव तक, काउंटिंग तक, मतदान तक अगर ये नेता बाहर आ सकते, भले ही बाद में इनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाए, इनकी सुनवाई जल्दी जल्दी हो, और अगर गलत किया तो सजा मिले, लेकिन फिलहाल अगर ये बाहर जाते हैं, इस तरह का डिसीजन आता है केजरीवाल को कहीं ना कहीं रिलीफ देकर, तो फिर ये जो चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड दिखेगी, बराबर का मौका मिलेगा। ये जो ईडी के फंदे में फंसाकर लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, कम से कम उससे अगर निजात मिलती है तो आपको बीजेपी वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया की जो टक्कर है वो कांटे की दिख सकती है। मामला नंबर 3, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ, जिस खुलासे से हमको ये पता लगा कि किस तरह से जिन कंपनियों पे ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, वो कंपनियां कैसे सत्ता पक्ष को करोड़ों रुपए दे रही थी, करोड़ों रुपए दे रही थी, 8,000 करोड़ से ज़्यादा। उसकी क्या जांच होनी चाहिए? क्या जिन कंपनियों को बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और उनका जो कहीं ना कहीं कमीशन है, जैसा कि लोग कहते हैं कि जो कमीशन है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड के एवज में वो एक पार्टी में गया
अगर ऐसा हुआ है, अगर ये रिश्वत का पैसा, अगर ये घूस का पैसा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, क्या इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए? अब ईडी तो जांच कर नहीं सकती इसमें, और अगर करेगी भी तो क्या करेगी? सीबीआई अगर जांच करेगी तो क्या करेगी? क्या इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो सकती है? हो सकती है। पोल खुल सकती है मोदी जी और शाह साहब की, कितना पैसा लिया, क्यों लिया, कारण क्या था, क्या रिश्वत का पैसा है या नहीं है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने तो यहां तक कहा है कि जो सवाल उठा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वो पछताएंगे। बहरहाल दारोमदार इनके ऊपर है, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, दारोमदार इन पर है, फैसला इनको लेना है, फाइनल डिसीजन इनका है। क्या लोकतंत्र को सर्वोपरि माना जाएगा? क्या संविधान को ऊपर रखा जाएगा? क्या देश के नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अरबों रुपए का खेल हुआ है रिश्वत का, क्या इसकी न्यायिक जांच होगी? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, ये जो भी मामले मैंने आपके सामने रखे, इसमें फैसला ना आपको लेना है, ना मुझे लेना है, ना सरकार को लेना है, ना किसी एजेंसी को लेना है। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना है, देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। उम्मीद इसलिए बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं इस आदमी ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं, उसमें कई फैसलों में इस आदमी ने जाहिर किया है कि इस आदमी के पास एक रीढ़ की हड्डी है, इसमें हिम्मत है। मोदी के दौर में भी आदमी अब तक झुका नहीं है। तो क्या ये आदमी, ये जो फैसले लेने हैं आने वाले दिनों में, क्या हमें हिम्मत दिखेगी? मुझे लगता है मामला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स्ड है, मामला बहुत ही सेंसिटिव है। देश के एक जाने माने लॉयर, एक सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी के साथ जिन्होंने काम किया, जो चंद्रचूड़ से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, 48 साल का एक्सपीरियंस है जिन्हें वकालत का, कई बड़े वकील उनके साथी हैं, अशोक अरोड़ा, हालांकि न्यूयॉर्क में आजकल रिसर्च कर रहे हैं इंडियन लॉ पे। अशोक अरोड़ा से मैंने गुजारिश करी कि आप इस पर बोलिए, और वो आज तैयार हुए। अशोक अरोड़ा को सुनिए, खुलकर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं राम जेठमलानी की जो निर्भीकता है वो झलक दिखती है। चलते हैं अशोक अरोड़ा के पास, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 3 अहम सवाल, क्या देश की धारा बदलने जा रही है? क्या ये आदमी वाकई साबित करेगा कि इसमें हिम्मत है, ये बहादुर है, और इसके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है? मेरा जो पहला सवाल है वकील साहब, वो ये है कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे वीवीपैट के बारे में पूछूं, केजरीवाल की बेल के बारे में पूछूं, बॉन्ड के घपले की जांच के बारे में पूछूं, मैं चाहता हूं कि जरा सा अगर आप एक लाइन में, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, 48 साल का आपका करियर है, एक ऑब्जर्वेशन में चाहता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की, इस आदमी में कितना दम है? अगर हम बाकी के चीफ जस्टिस जो मोदी के दौर के हैं और इस आदमी को देखते हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को, तो क्या दिल से आपको क्या लगता है कि ये आदमी अगर चाह जाए तो ये देश बदल सकता है? बिल्कुल दीपक जी, आपने मेरे दिल की बात करी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जुडिशियल सिस्टम जिसमें वकील भी आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो नंबर 1 अगर आदमी को कप्तान जो कहो, वो चीफ जस्टिस इंडिया होता है। क्योंकि बाकी जजेस भी कैसे डिसाइड करेंगे, ये काफी सीनियर जजेस ने आज से सैकड़ों साल पहले बात करी कि बाकी जज क्या डिसाइड करते हैं। जो हमारे कृष्ण ने ये बात करी कि लोग वो बात करते हैं जो महापुरुष करते हैं। महापुरुष कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बार बेंच दोनों का लीडर जो है, अगर फर्स्ट नंबर लीडर होता है, वो चीफ जस्टिस इंडिया होता है। और इनमें बार और बेंच, बार मतलब आपका कहना है कि वकीलों का मुखिया भी चीफ जस्टिस है, और बेंच मतलब जजों का भी, वो सिस्टम को जब हम, ही इज द कैप्टन। आपको लगता है चंद्रचूड़ साहब में रीढ़ की हड्डी दिखती है आपको, स्पाइन दिखती है उनके अंदर? से पहले मेरिट की बात करता हूँ। जितनी नॉलेज है इनको, जितना लीगल एक्यूमेन है, वो इतना बैकग्राउंड अच्छी है ना, तो अगर जब ऐसी बैकग्राउंड होती है तो रीढ़ की हड्डी तो आपको दिख गई उसमें। इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरे देश में जो एक अंधेरा था, उसमें रोशनी ले आया। ये सबको बता दिया इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो रीढ़ की हड्डी तो है ही। मैं चंद्रचूड़ साहब की अच्छाइयों पर, उनकी बुराइयों पर, उनकी ताकत पर, उनकी कमजोरी में आगे बात करूंगा। मैं असली सबसे बड़े सवाल पर आता हूं, जिसकी देश भर पर निगाह लगी हुई है, और वो ये है कि आज की तारीख में अरोड़ा साहब, कई मुख्यमंत्री जेल में हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो झारखंड के थे, हेमंत सोरेन, वो जेल में है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में है, दिल्ली के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल वो भी जेल में, और अलग अलग राज्यों में, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप बंगाल चले जाइए, ईडी के दंश में, ईडी के केसों में तमाम बड़े नेता जेल में है। मेरा सवाल यह है, आपको लगता है कि केजरीवाल पर जो सुनवाई होने जा रही है, क्या केजरीवाल का केस मेरिट पर है? नंबर एक, क्या केजरीवाल को अगर बेल मिलती है, अगर चंद्रचूड़ एक दरवाजा खोलते हैं, तो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नेता ईडी के लपेटे में जेल में हैं, क्या उनको राहत मिल सकती है? बिल्कुल। एक तो पहली बात दीपक जी ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं कह रहा हूँ, मैं खाली जजेस को ब्लेम नहीं करता हूँ, जुडिशियल सिस्टम में वकील भी आते हैं। जब आप केजरीवाल की बात करते हैं तो मैं विदाउट इनिबिशन कह रहा हूँ कि केजरीवाल के वकीलों की भी बेवकूफ़ी रही। एक बेसिक कानून जो क्रिमिनल लॉ हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ पिछले 20 साल से, बेसिक कानून बेल का ये होता है, जब आप सारी बहस करते हो, आप बताते हो जी मेरे पे झूठा केस है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो ऐसा केस है जिसमें मर्डर केस में लाश ही नहीं है, आप सारी बहस करते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते मेरे को एक्विटल दे दो या इस पे कोई फाइंडिंग दे दो। आप कोर्ट से ना फाइंडिंग मांगते हो ना एक्विटल मांगते हो, आप कहते हो जी इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे को बेल दे दीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। तो ये वकील जो उसके बेवकूफ, आई एम सॉरी टू यूज दिस, मेरे को अफसोस इसलिए होता है कि केजरीवाल की बेल, दीपक जी, खाली केजरीवाल के अंदर बाहर रहने का नहीं है, केजरीवाल की बेल से पूरे देश में मैसेज है, एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ओपोजिशन करप्ट है, कि ये करप्ट है। तो आप देखिए पूरे देश की डेमोक्रेसी उस बेल पे टिकी हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मोड़ पर जहां केजरीवाल जेल में है, अभी सिर्फ जमानत की बात होनी चाहिए, बाइज्जत बरी करने की बात बाद में की जाए, पहले केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला जाए, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? कि सब जुडिस होता है, आप गैस नहीं करते, लेकिन आप अपना व्यू दे सकते हो कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं, अगर उनके वकील ने बेवकूफी भी कर दी कि बेल नहीं मांगी और एक्विटल और इलीगल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जज को चाहिए, सरकारी वकील को चाहिए, जज का काम ये थोड़ी है कंप्यूटर जैसे डिसाइड करना। जो सवाल आपने पूछा था दीपक जी, जो आपने पूछा था, इस बेल पे जज को, हाई कोर्ट के जज को ये सोचना चाहिए था कि मैं खाली केजरीवाल की बेल डिसाइड नहीं कर रही, मैं डिसाइड कर रही हूँ जिस चीज की मैंने ओथ ली है। ओथ किसकी ली है? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी लो, इस चीज की ओथ ली है, बेल की ओथ नहीं ली। तो अगर वकील बेवकूफी कर रहा है तो आप इंसाफ कीजिए, आपने क्यों नहीं दी बेल? आप कहते मैं कोई फैसला नहीं दे रही हूं लेकिन बेल दे रही हूं। इसी पे एक और सवाल, आपको लगता है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो क्या हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी कविता, बंगाल में टीएमसी के कई नेता, महाराष्ट्र में कई नेता, तमिलनाडु में कई नेता, ये जो नेता बंद हैं ईडी के पॉलिटिकल मामलों में, क्या उन सबके लिए भी दरवाजा धीरे धीरे खुल सकता है चुनाव के दौरान? दरवाजा आपने जो कहा था, पहली बात तो खुल सकता है, जो आपने कहा चंद्रचूड़ साहब की बात, उनको खुद उठा के सारी फाइल लेके बेल दे देनी चाहिए, कौन रोक रहा है उनको? दैट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी टू सी दैट नोबडी इज इन जेल इन दिस पीरियड। फिर अगेन, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एक्विटल ऑफ दीज पर्संस, आई एम ओनली सेइंग कि ये टाइमिंग बहुत गलत है। 2-2 साल से जब केस चल रहे थे तो आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? ये तो साफ दिख रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आप चंद्रचूड़ को खुद चाहिए फाइलें ये सारी अपने पास मंगवा के और कह दे ये सारे बेल पे हैं और इन सबको, इनके केस चलेंगे और इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन डे टू डे ट्रायल होगा। क्या दिक्कत है? आप उनको सजा करिए अगर उन्होंने गलत किया है तो। अरोड़ा साहब, आपका ये कहना है कि केजरीवाल का जो केस है मेरिट पर है, संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, केजरीवाल को उन्हीं ग्राउंड्स पे आगे चल के बेल मिल सकती है। आर्गुमेंट थोड़ा गलत हो गया था, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो हेमंत सोरेन और बाकी जो लोग हैं जिन पर पॉलिटिकल केसेस मोदी और शाह ने कर रखे, उनको भी राहत मिलेगी और चुनाव थोड़ा सा सरगर्म हो जाएगा। चुनाव में कांटे की टक्कर फिर देखने को मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी। खुद इनको खुद दे देनी चाहिए, आप फिर हाई कोर्ट सुप्रीम ट्रायल पर डिपेंड करोगे, वो इलेक्शन निकल जाएगा तब। मेरा अगला सवाल यह है वीवीपैट। बहुत से, अरोड़ा साहब, क्योंकि आप तो पूरे जुडिशियल सिस्टम को जानते हैं, इलेक्शन के सिस्टम को जानते हैं, 48 साल का लंबा कैरियर आपका है, राम जेठमलानी साहब के साथ रहे,
मेरा सीधा सवाल और सीधा जवाब मैं चाह रहा हूं, ये जो वीवीपैट का इशू है, ये जो वोटर वेरीफाइबल जो ऑडिट ट्रेल है, यानी जो जब आदमी वोट करता है जाकर बूथ पे बटन दबाता है तो बगल में एक पर्ची निकलती है और 7 सेकंड तक उस पर्ची में पता लग जाता है कि अगर मैंने हाथ का पंजा दबाया तो हाथ का निशान आ जाएगा पर्ची पे, मैंने कमल दबाया तो कमल आ जाएगा। ये अभी वीवीपैट का जो इशू है, वीवीपैट बहुत कम संख्या में इनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो पिटीशन हुई है जिसकी 16 तारीख को सुनवाई है, उसमें कहा गया है कि वीवीपैट 100% क्रॉस चेक होनी चाहिए, यानी जिस जिस मशीन के साथ, ईवीएम के साथ वीवीपैट लगी है 100% उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट चुनाव में धांधली ना हो और जो वोटर बटन दबा रहा है उसको पता रहे कि अगर मैंने हाथी पे दबाया तो हाथी ही दिख रहा है, अगर मैंने साइकिल दबाई या कमल दबाया तो वही जो है मशीन में रिकॉर्ड हो रहा है। आपको लगता है 16 अप्रैल को सुनवाई है, अगर वीवीपैट 5 मशीनों की जगह अगर 50 मशीनों को कंपलसरी कर दें तो क्या आपको लगता है, उम्मीद है इससे पूरा का पूरा जो चुनाव में धांधली है, धांधली की बातें हो रही हैं, वो सब खत्म हो जाएगा? दीपक जी, इसको मैं आपको बैकग्राउंड एक लाइन में आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जापान, जर्मनी, यूएस, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, सब जगह बैलेट पेपर फिर से आ गया। क्यों आया? इसलिए आया कि वीवीपैट जो है, जो ईवीएम जो है, वो फुल प्रूफ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, 59 सेक्शन है जो इसका आर्टिकल, उसमें ये कहता है कि चुनाव जो है बैलेट से होगा। एक प्रोविजन फिर 61 लगा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बैलेट से नहीं हो सकता तो कुछ जगह पे होगा। तो कुछ जगह पे इसलिए वो महमूद पराचा और भानु प्रताप, आप सुनिए कब से इस पे लड़ाई कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, पहली बात। और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन का एक ही ऑब्जेक्शन था कि अगर बैलेट पेपर से आपने करा दिया तो रिजल्ट जो है 2 दिन डिले हो जाएगा। अरे आप चुनाव 3 महीने में करा रहे हो तो रिजल्ट 2 महीने डिले हो गया तो क्या आफत आ जाएगी? तो कितना एक बेवकूफ बना रहे हैं जनता को इलेक्शन कमीशन। नहीं, मेरा मानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है अगर वीवीपैट के इशू पर मोहर लगाती है, हाँ भाई उसी पे आ रहा हूं दीपक जी, पहला ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट अगर परफेक्ट फैसला करना है तो एक तरफा फैसला कर सकते हैं, किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं है। ये 100 साल पुराना प्रिवी काउंसिल का लॉ है कि अगर किसी कानून से, किसी फैसले के किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा और कुछ व्यक्तियों को फायदा हो रहा है तो आपको बिना सुने फैसला कर देना चाहिए। ये ऐसा फैसला है बैलेट पेपर का कि इनको बिना सुने बिना पूछे फैसला बैलेट पेपर पे कर देना चाहिए। नंबर 2, अगर ये नहीं करते तो वीवीपैट 100% कर दें। और नंबर 3, ये 16 अप्रैल क्या होता है? अब अर्नव की बेल तो शाम को सुन लेते हो। ये मामला ऐसा नहीं है तारीख पे तारीख, ये मामला ऐसा है कि हम बैठे हैं, जैसे संजीव खन्ना जी ने किया ना कि हम बैठे हैं, 15 मिनट बाद हमें फोन करके पूछ कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन लीजिए, हम फैसला कर रहे हैं। ये ऐसा फैसला है वीवीपैट पे। आज दुनिया सड़कों पे है। 375 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम आई है। अभी एक किसी जगह आप देखिए, वो उसमें पेपर में है कि इलेक्शन जी, तो आपको क्या लगता है? एक चीज अरोड़ा साहब, आप तो इतने सीनियर लॉयर हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई अब समय बहुत कम है, 19 अप्रैल को पहली वोटिंग है, फिर 26 अप्रैल को वोटिंग है, 4 जून को नतीजे आने, 1.5-2 महीने का वक्त है और समय बहुत कम बचा है, भाई 100% हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि 50% कर दें? 50% कर दें? चोर वाली बात है। अगर 50% जो भी कर सकता है, मेरे हिसाब से तो बैलेट पेपर आज फैसला कर देना, चुनाव 15 दिन बाद शुरू हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इलेक्शन नहीं, चलिए बैलेट पेपर नहीं हो सकता, वीवीपैट की बात कर रहा हूं। क्या फर्स्ट चॉइस बैलेट, सेकंड 100%, थर्ड जो आप कह रहे हो 50%, मतलब ये चीज हो सकता है। मेरा तीसरा सवाल जो चंद्रचूड़ की अदालत में जा सकता है, लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, और अरोड़ा साहब आपने काफी कुछ उस पर रोशनी भी डाली थी जब आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव हुए थे। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चाहती हैं कि बीजेपी को जो ठेके के बदले पैसा मिला या
ईडी का कहीं छापा पड़ा और कंपनी ने बाद में पैसा दिया और छापा रुक गया। ये जो रिश्वत का मामला है, घूस का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। विपक्ष लगातार, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार, सब मांग कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है जांच होनी चाहिए, घपला हुआ है, कांग्रेस मांग कर रही है। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को सूनर और लेटर इस मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो गैर कानूनी है, इसमें एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की अपनी 5 जजेस की जजमेंट है ललिता कुमार की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो कॉग्निजेबल, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बिना कोर्ट की इजाजत के, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रजिस्टर एफआईआर। ये यहाँ पे तो आपने चेक से थ्रू बैंकिंग चैनल रिश्वत खाई है जिस पार्टी ने 8,000 करोड़ की, तो उसके लिए किसी को, राहुल गांधी को या अखिलेश को, किसी को कहने की जरूरत क्या है? जनता चाहती है, आपने ओथ जनता के लिए लिया है। 140 करोड़ की भावनाओं को समझते हुए, अपने देश का कानून समझते हुए, अपनी जो ओथ ली है उसको समझते हुए, इनको खुद ही चाहिए कि ऑर्डर कर दे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक्चुअली देयर शुड बी अ जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द सुपरविजन, कांस्टेंट जो एक होता है ना, कांस्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन होता है अंडर द विजिलेंस, अंडर द सर्विलेंस, इंक्वायरी अंडर द जजेस, जज की निगरानी। आपको लगता है वकील साहब, जैसे केजरीवाल को अगर बेल मिलती है और हेमंत सोरेन, बाकी लोगों के लिए रास्ता खुलता है, ये जो ईडी के जाल में जो फंसे हुए हैं, एक अगर नेताओं को मौका मिल जाए भाई चुनाव लड़ने का, मैदान में आए, बाहर आए, दूसरा वीवीपैट 50% हो जाए, 50% क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले, और तीसरा ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला है इसकी तह तक जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो जाए, आपको लगता है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी? चुनाव जो है फिर बराबरी का चुनाव होगा, मोदी शाह पे फिर प्रेशर है, बराबर की टक्कर है फिर? चुनाव मीनिंगफुली तब होगा, चुनाव मीनिंगफुल तभी होगा, आप ठीक कह रहे हैं, कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर ओपोजिशन अंदर है और ऐसे केसेस में अंदर है जिसमें कोई खास ऑफेंस नहीं बनते, या बाद में डिसाइड हो जाएगा ना। अभी बेल देने में क्या दिक्कत है? आपको बेल देने में दिक्कत क्या है? तो जो आपने चंद्रचूड़ साहब की बात करी थी, मैं तो इनको ये एक मैसेज आपके थ्रू ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा, वो एक आता था ना, हम नारा बोलते थे, जब तक सूरज चंद्रचूड़ का नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। तो जी, लास्ट, तो जब तक सूरज चांद रहेगा, और नहीं करते तो इनको खुद पे अफसोस होगा, मैं ये बता रहा हूँ। ये वक्त है। लास्ट क्वेश्चन, चंद्रचूड़ आपसे जूनियर हैं जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, वकालत की, कई ऐसे, कपिल सिब्बल हैं, ये सब आपके साथी रहे हैं, हरीश साल्वे हैं, और जेठमलानी के साथ आपने काम किया है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और लास्ट लाइन में आपका मैं जवाब चाहता हूँ, एक लाइन में, आपको लगता है कि चंद्रचूड़ जैसा एक जज, ना वो रिश्वत लेता है, ना वो बेईमान है, वो लॉ को भी समझता है, थोड़ी हिम्मत भी है, क्या आज की तारीख में ये आदमी इस देश को बचा सकता है? चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस इंडिया है, मेरे को लगता है कि बिल्कुल देश को बचा सकते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ओथ सोचनी है। ओथ इसलिए ली है, ओथ बेल और लेवल प्लेइंग फील्ड की नहीं है। ओथ होती है हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो। ये ओथ ली है टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फॉर ऑल। और ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्शन जो है लेवल प्लेइंग, इस आदमी में हिम्मत है कि नहीं है? हिम्मत है कि नहीं? सर, बॉन्ड से दिखा दिया हिम्मत है, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने हिम्मत दिखा दी। लेकिन चलिए अरोड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब में हिम्मत है, और देखना होगा ये जो 3 मामले हैं जो एक तरह के पैरामीटर, जी, लीगल एक्यूमेन भी है, लॉ भी समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, हिम्मत है, दबते नहीं है, बेईमान नहीं है। देखना है कि चंद्रचूड़ क्या ये 3 फैसले लेंगे, वीवीपैट यानी ईवीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है उसको क्या और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे वोटिंग को, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो जेल में बंद हैं, फर्जी केसेस जिन पर चल रहे हैं या विवादास्पद केस चल रहे हैं, इस तरह के नेताओं को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, बाद में भले ही फैसला होता रहे। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में घूस की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा कि नहीं करेगा। तीनों बातें आपने बहुत साफ तौर पे रखी हैं, और मैं आपका बहुत आभारी हूं
न्यूयॉर्क में आप लॉ पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पर आपने आपकी क्या इतना कुछ राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में मसरूफियत, जरूर बताइएगा। मिलते इतनी हैं किसी नई पेशकश मसरूफियत के साथ, तब से तक के भी लिए एक इजाजत समय दीजिए और निकाला, वीडियो कुछ अच्छा लगे लम्हे तो लाइक निकाले शेयर हमारे सब्सक्राइब सपोर्ट दोस्तों के जरूर लिए करिएगा। न्यूयॉर्क से। इसी के थैंक साथ यू सो बने मच रहिए सर, मसाला थैंक यू बैट्स सो पे मच अन्य फॉर खबरों के ज्वाइनिंग दिस साथ। तब तक प्रोग्राम। के लिए बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया आपका।